सभी को हमारी आवाज आ रही है? आप लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय बहुत रोचक लाए हैं, मन खुश हो जाएगा। जीवन का एक रहस्य बताएंगे जो आप लोगों को लगेगा कि ज्योतिष के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ज्योतिष का हमारा जो ज्योतिष का सामर्थ्य है उसके बारे में बताते हैं। आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा, कितने लोग कर्म को अच्छा मानते हैं, भाग्य को अच्छा मानते हैं। बहुत से लोग, आज की कुंडली कुछ ऐसी ही है, कर्म और भाग्य के बीच पर खड़ी हुई है। यह निर्धारित करना है कि कर्म आगे होगा कि भाग्य आगे होगा। आज आप परिश्रम करोगे, यही परिश्रम कल आपका भाग्य बनेगा। पहले जो आप करके आए हैं, वैसी जो परिस्थितियां आपको मिली, वो आपका भाग्य और प्रारब्ध था। अब हमको कुछ एक कुंडली आपके सामने शेयर करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोग आ जाएंगे, अपने आप जुड़ते जाएंगे और हम शेयर पर चलते हैं। अब देखिए, इस कुंडली में आप लोगों को क्या समझ में आता है। एक लड़की की कुंडली है। इस कुंडली को आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और आप लोगों को क्या समझ में आता है, कुंडली का वो रहस्य और लेखनी का जो मर्म है, इस कुंडली में कैसे घटित होगा, ये बताते हैं। इसके द्वारा आपको बहुत सी चीजें नई मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। कोई एक व्यक्ति बताए इस कुंडली पर, एक दो लोग बता सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, फिर मैं अपने विचार दूंगा। गुरुजी, लगन का स्वामी 12वें घर में है गुरुजी। लग्नेश 12वें घर में है। कुंडली अच्छी नहीं दिखती है। हाँ ठीक है, कुंडली अच्छी नहीं देखती, लेकिन इसको जीवन का किस तरह का इसको लाभ हानि हो रही है? नहीं, पर गुरुजी बराबर नहीं दिखाई देते, इसलिए बोला कि वो कुंडली थोड़ी बड़ी हो है तो दिखाई दे। हाँ गुरुजी, दिख रही है गुरुजी, दिख रही है। अब बताएं गुरुजी। हाँ बोल रहे हैं गुरुजी। ये पंचमेश जो है ना गुरुजी, लग्नेश अपने से 12वें है। केवल ये बताइए, इसके जीवन का कौन सा पक्ष कमजोर है, ये बताइए बस। एक थ्योरी सुक्ति हो रही है। ये संतान का गुरुजी, शादी, मंगल केतु शुक्र गुरुजी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है गुरुदेव। और मानसिक संतान बुध जो है ना, पंचमेश, संतान और शादी लाइफ में परिश्रम अधिक है इसके। हेलो। हाँ 92 की डेट ऑफ बर्थ। हेलो जी। हेलो। हाँ केंद्र स्थान में कोई भी गुरुजी संतान पक्ष की तकलीफ है। हाँ ठीक है। केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह नहीं, केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होने से। हमारे कोई महारथी सुनाएंगे, महारथी बताएं। भाई गुरुजी, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, और बताएं। अभी और मेहनत करनी है जो भी अभी आपको। अभी आपकी यात्रा ज्योतिष की प्रारंभ हुई है हमारे साथ, अभी यहाँ तक गुरुजी भाग्येश और कर्मेश मिल रहा है। नहीं है बेटा, नहीं काम में हूँ। गुरुजी पंचमेश जो है वो एक है, ऊपर से वो 8वें भाव में है। केतु मंगल भी बैठा हुआ है पंचम भाव पे। लगभग आप इसकी शादी की क्या स्थिति करते हैं? ये लड़की का व्यवसाय क्या होगा? लड़की की कद काठी क्या होगी? लड़की सौंदर्यवान होगी, सुंदर होगी कि नहीं होगी? लड़की का परिवेश क्या होगा? एजुकेशन, शिक्षा कैसी होगी? लड़की का कद बहुत लंबा नहीं होगा, 4 साढ़े 4 फीट का ही होगा और घौवर्णी होगी, श्याम वर्णी। 5 फुट 6 इंच है। 8 फुट 6 इंच। बिल्कुल गुरुदेव, लड़की लंबी है। 8 इंच। लंबी पतली होगी। गुरुजी लड़की सुंदर है, सुंदर होगी, पतली सावली। लड़की सुंदर होगी, बलवान होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पर और शुक्र की दृष्टि भी लगन पर। सरकारी जॉब में। अब सबके हमने विचार ले। पढ़ाने का एक क्रम होता है। देखिए, पहले
ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता है, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना होता है। सही टीचिंग में पहली स्किल होती है बच्चे के, बालक के पूर्व ज्ञान का, मतलब पूर्व जो ज्ञान का परीक्षण करिए, उसके बाद उसके स्तर के अनुसार उसी प्रस्तावना से आपको व्याख्या करनी है। तो हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये लड़की अत्यंत सुंदर, 5 फुट 8 इंच की, नाम कुछ भी रख लीजिए, 5 फीट 8 इंच की लड़की अत्यंत सुंदर थी। और क्या हुआ, जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, 20-21 साल की हुई, पिता ने शादी के लिए प्रयास करना शुरू किया। बीए कर चुकी थी, अच्छे अंकों से पास हो चुकी थी। पास होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसके 21 साल तक आते आते बीए कर चुकी थी। पिता ने बीएड करा दिया। बीएड करने के बाद भी जब शादी नहीं हो पा रही थी तो पिता ने कंप्यूटर का कोर्स करा दिया। कंप्यूटर के कोर्स कराने के बाद भी कहीं सेट नहीं हो पा रहा था, तो पिता ने फिर क्या किया, पिता ने स्कूल का टीचर बना दिया, टीचर की नौकरी लगवा दी। उसके बाद भी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। मतलब 9 साल पिता दर दर की ठोकर खाते फिरा। समझिए, 9 साल इसका पिता दर दर की, हर कोई ऐसी कमी नहीं थी कि लड़की में, कि सुंदरता में, शिक्षा में, धन में, समृद्धि में, विवेक में, आदर्शता में, संस्कार में, गति मति रूप, किसी चीज में और पुरुषार्थ में, किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ परमात्मा की कृपा से पूर्ण था। और उसके बाद भी लड़का आता था, उसको रिजेक्ट करके चला जाता था। क्या था ऐसा? अब यहां पर क्या कहोगे, कि कर्म कहोगे कि भाग्य बोलोगे? कर्म और भाग्य की एक बहुत छोटी सी रेखा यहाँ पर दिख रही है। प्रारब्ध है ना गुरुजी यहाँ पे? भाग्य बोलोगे, बोलो बोलो, इसका प्रारब्ध, भाग्य भाव में बैठना। मंगल की दृष्टि है ना, सप्तम भाव कर्म है इसके। है? कर्म प्रारब्ध बोलेंगे गुरुजी। सप्तम भाव का स्वामी के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, मंगल की। मित्र है सूर्य का, लेकिन पाप ग्रह है वो। तो आपका नाम क्या है? आज आप पहली बार आए हैं? नरहरि प्रसाद दवे। हैं? नरहरि प्रसाद दवे, अच्छा, गुजरात से। ठीक है दबे जी। अभी दबे जी ने इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं अभी व्याख्या करूंगा तो आपको क्लियर आएगा, है ना? ठीक है, अपनी जगह पर देखिए। सबसे चीज क्या होती है कि अब आप लोग बंद कर लीजिएगा अपना अपना माइक, ठीक है? बेटी की शादी, कभी भी किसी भी जातिका का परिवेश देखना है, जातिका के स्वरूप को देखना है, जातिका कितनी सुंदर होगी, जातिका की कद काठी क्या होगी, जातिका के आसपास का परिवेश क्या होगा, इसको आप कैसे जानेंगे? पुरुष की कुंडली में व्यक्ति, पुरुष के जीवन का जो आधार होता है उसे गुरु माना जाता है, आकाश तत्व। स्त्री की कुंडली में देखने की सरलता के लिए, विषय को बोधगम्य बनाने के लिए ऋषियों ने शुक्र को आधार मान करके संपूर्ण व्याख्याएं स्त्री के शरीर की हैं, क्योंकि पुरुष के शरीर और स्त्री के शरीर में अंतर होता है। तो शुक्र स्त्री का कारक होता है। स्त्री के जीवन के विषय में देखना है, उसके स्वभाव के बारे में देखना है, उसकी सुंदरता के बारे में देखना है, तो आपको शुक्र देखना है। जिस स्त्री की कुंडली में हमने ज्योतिष को सरल किया है, हमने अपने प्रयासों के द्वारा ज्योतिष को 50% सरल किया है। आप मेरे साथ चलिए और मेरे सूत्रों की व्याख्या देखिए कि शुक्र स्त्री का कारक होता है, चंद्रमा कला का कारक होता है, राहु विस्तार का कारक होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र चंद्र राहु होता है, स्त्री बिल्कुल सुंदर होती है। अगर उस पर गुरु की दृष्टि हो जाती है तो सुंदरता में पीलापन आ जाता है, कमनीय हो जाती है। तो शुक्र से तीसरे भाव पर ध्यान से देखिए, शुक्र से तीसरे भाव पर चंद्रमा राहु पर है। शुक्र का सबसे ज्यादा संबंध मंगल केतु के बाद चंद्रमा राहु का बनेगा। मंगल केतु है, फिर चंद्रमा राहु, पीछे गुरु बुध बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बता रही है कि स्त्री का जो जीव तत्व है, अर्थात जीव तत्व स्त्री का जीव कारक शुक्र हुआ। शुक्र से चंद्रमा का 3-11 संबंध बनता है। जब जब शुक्र का चंद्रमा के साथ 3-11 संबंध या शुक्र के साथ चंद्रमा राहु बैठे हो, शुक्र के ट्राइन पर चंद्रमा राहु बैठे हो, शुक्र के साथ
या शुक्र से 3-11 चंद्रमा राहु का संबंध हो, शुक्र स्त्री का कारक, महालक्ष्मी का कारक, संसार के समस्त भोग विलास का कारक और आकाश मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जिसे हम भोर का तारा कहते हैं, जिसके अंदर स्वयं प्रकाश होता है। इस संसार की जितनी भी भौतिकता है, इस संसार की जितना भी सुख है, इस संसार का जितनी भी समृद्धि है, इस संसार का जितनी भी सिद्धि है, उसका कारक भी शुक्र होता है। और शुक्र आपकी कुंडली में जितना अच्छा होगा, आपके जीवन में समृद्धि का स्तर, आपके जीवन में खुशहाली का स्तर, आपके जीवन में उन्नति का स्तर, आपके जीवन में सफलता और सिद्धि का स्तर उतना ही अच्छा होता है। और जिसका शुक्र कमजोर होगा उसके जीवन में देख लीजिएगा वो एक जगह पर स्थिर रह जाएगा, बिल्कुल 100%। अक्षरशः ये बात क्लियर है। क्लास में है, 1 घंटे बाद बात करें। फ्लो बिगड़ जाता है हमारा। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे शुक्र थे? के बारे में बोल रहे थे, शुक्र के बारे में। शुक्र समृद्धि व्यक्ति के जीवन में। अब लड़की के पास ध्यान से देखिए, इस कुंडली में ध्यान से देखिए, शुक्र तुला राशि पर बैठा है, स्वग्रही बैठा है ना। शुक्र के पीछे क्या है? शुक्र, अगर मैं शुक्र को घुमा देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और क्लास पर थोड़ी सी विषय को और सरलता की तरफ ले चलता हूं। आप लोग देखिए कि हमने अपने शोधों में ज्योतिष को, शुक्र को देखिए, शुक्र स्त्री का कारक है। अगर शुक्र के साथ बुध आ जाएगा, स्त्री चालाक और चतुर हो जाती है, स्त्री की व्यापारिक स्थिति बढ़ जाती है, स्त्री में व्यापार का गुण आ जाता है। शुक्र के साथ गुरु आ जाता है तो क्या होता है? जातक की जो स्त्री होती है धार्मिक हो जाती है और जातक के बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। घर की जो बड़ी बेटी होती है वो चंद्रमा होती है, दूसरी बेटी शुक्र होती है और तीसरी बेटी जो घर की होती है वो बुध होती है। तो आप शुक्र का संबंध अगर सूर्य से होता है, पत्नी अत्यधिक स्वाभिमानी और तेजस्वी होती है। पत्नी में स्वाभिमान और ईगो इतना होता है कि वो राजसी प्रवृत्ति की होती है, और जो राजसी प्रवृत्ति की होती है वो झुक कर नहीं चलती है और वो अपने अधिकार और अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ती है। तो शुक्र का, इसीलिए कहते हैं शुक्र का संबंध सूर्य से हो जाता है तो स्त्री के जो जीवन है, स्त्री के जीवन में कलह की स्थिति बढ़ जाती है, कलह आ जाता है, इसीलिए आ जाता है। तो शुक्र स्त्री का अगर चंद्रमा आ जाता है तो स्त्री चंद्रमुखी हो जाती है। उसकी चेहरा, उसकी बनावट, चेहरे के, शुक्र क्योंकि गालों का कारक होता है तो बिल्कुल लाल टमाटर जैसे होते हैं। अगर शुक्र चंद्र राहु का योग बन जाता है, स्त्री बड़ी सुंदर होती है। और जितनी भी आज तक सुंदरतम महिलाएं हुई होंगी, अप्सरा तुल्य महिलाएं हुई होंगी, उनकी कुंडली में शुक्र चंद्र राहु का योग अवश्य होगा, नहीं तो सुंदरता में 4 चांद नहीं लग सकते हैं। शुक्र चंद्र राहु के साथ जब बुध आ जाता है तब स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। ये आपकी शुक्र, तो शुक्र के आगे चंद्रमा राहु इसलिए सुंदर है, ठीक है। अब क्या है, कभी किसी की कुंडली में शनि जो है कार्मिक ग्रह होता है, वायु तत्व का होता है, कर्म का कारक होता है, न्याय का देवता होता है, मीमांसक होता है। कर्म, शनि कर्म है, और शनि जिसकी कुंडली में जितना ज्यादा कमजोर होता है, जितना ज्यादा खराब होता है, जितना ज्यादा पीड़ित होता है, उस व्यक्ति जितना ज्यादा शत्रु पाप कर्तरी में होता है, शत्रु कर्तरी में होता है, बल में जितना कमजोर होता है, जितना वो पीड़ित होगा, जितना वो कलंकित होगा, जितना वो निर्बल होगा और जितना वो कमजोर होगा, उस व्यक्ति के जीवन में कर्म की जो सफलता है उतनी ही खराब होगी। मान लो शनि के ऊपर किसी की कुंडली में सूर्य की दृष्टि होगी, लोग कहते हैं सरकार से जुड़कर काम करेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन की तलहटी में जाकर के एक बार झांकिएगा, वो व्यक्ति जीवन में भर परेशान रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में जीवन भर परेशानी होती है, जीवन भर संकट आता है, जीवन भर विपत्ति आती है, जीवन भर उसके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता हो भी आईएस तो भी वो डरा डरा भयभीत सहमा सहमा अंदर से कभी न कभी रहेगा।
ये कुंडली, ये बिल्कुल अक्षर सा सत्य है। अगर शनि कर्म का कारक है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि आ जाती है, व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने आप को स्थापित करने की लंबी यात्रा करता है, उसके बाद भी जीवन को स्थापित नहीं करता। अनावश्यक की यात्राएं, यहाँ ये घर छोड़ेगा दूसरे घर में बसेगा, ये शहर छोड़ेगा दूसरे शहर में जाएगा, उसके जीवन में जो स्थिरता होती है वो नहीं बन पाती है। अगर इसी शनि को केतु ने देख लिया है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो जीवन होगा, जीवन में जितना भी कमा ले उसके बाद भी उसके पास दो रोटी की कमी बनी रहेगी, अर्थात उसके पास आप धन का अभाव बना ही रहेगा। यही स्थिति है। अगर यही शनि, इस शनि को गुरु देख लेता है तो जीवन आनंद से मुदित हो जाता है। जिनकी कुंडली में देखेंगे, कुंडली में जीवन हमेशा प्रफुल्लित, प्रसन्न, और अब आध्यात्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में, वो अपने जीवन में व्यक्ति 100% श्योर, अपने जो व्यापार के क्षेत्र में, कार्मिक क्षेत्र में, जीवन में खुशहाली का जो स्तर है, जीवन में जो लोकप्रियता है, जीवन में जो उच्चता है, वो सब अगर शनि को गुरु देख लेता है तो व्यक्ति अचीव। ये देख रहे हैं आपको। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। शनि की स्थिति, अगर किसी की जन्म कुंडली में लग्नेश द्वादश पर बैठता है तो एक चीज आप बिल्कुल जीवन बंद कर लीजिए, बिल्कुल बंद कर लीजिए। किसी का देखिए आ रहा है जी गुरुजी, आप बंद कर दीजिए गुरुजी। डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर हम रिमूव कर देंगे किसी को। देख लीजिए कि शनि क्या, शनि की जो स्थिति थी, शनि के बारे में बोल रहे थे आपको, लग्नेश अगर द्वादश में हो, हाँ लग्नेश द्वादश, लग्नेश यदि आपके द्वादश भाव पर बैठा होता है तो आप ये समझ लीजिए व्यक्ति का शरीर निर्बल होता है। लग्न का कोई भी ग्रह, किसी भी ग्रह के द्वादश भाव पर कोई भी ग्रह, पापी ग्रह बैठा हो, दुश्मन ग्रह बैठा हो, वो ग्रह की ताकत को कमजोर कर देता है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो लग्नेश यदि द्वादश पर बैठा है तो लग्नेश कमजोर हो गया, क्योंकि अपने भाव से 12वें जाने पर ग्रह अपनी ताकत को खो देता है। और जब ग्रह अपनी ताकत को खो देता है, ग्रह कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, बल से हीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों की नाना प्रकार की जो विपत्तियां हैं वह हो जाती हैं। शनि बड़ा भाई होता है, शनि कर्म होता है, लग्नेश होने के कारण स्वास्थ्य का, शरीर का प्रतीक होता है शनि ही। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं होंगी, कुछ ना कुछ विपत्ति बनी रहेगी। जीवन का जो हीरो होता है, जिसके केंद्र में सभी ग्रह गणना चलते हैं, वो लग्नेश होता है, वो बिंदु होता है, वो राजा होता है, वो नृप होता है, वो राजा होता है, वो किंग होता है, जिसके चारों तरफ व्यक्ति का जीवन चक्र घूमता है। लग्नेश वो चीज है। अगर लग्नेश पिट गया, बहुत अच्छे योग भी बने तो योगों का परिणाम 40 से 60% के बीच ही मिलता है, 90% जा ही नहीं सकता। बहुत से लोगों का जो राजयोग होता है, बहुत से लोगों के जीवन में जो उच्चता होती है, इसलिए नष्ट हो जाती है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है, शरीर साथ नहीं देता है। आपने देखा होगा हमारे वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को, हमारे गोवा के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय पारिकर जी को। अब देखिए जीवन में राजयोग था, सब कुछ था, लेकिन राजयोग भंग इसलिए हो गया कि शरीर ठीक नहीं था, है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख होता है घर में माया। तो पहला सुख शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस जीवन में, इस संसार में सुखों का जो सबसे बड़ा आधार है वो शरीर है, और वो शरीर ज्योतिष कहती है, वो शरीर का प्रतिनिधित्व तात्कालिक कुंडली में लग्नेश करता है, और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है। सूर्य गुरु जीवात्मा योग बन जाता है और मंगल शरीर का कारक होता है।
जो शरीर के अंदर जो आकाश तत्व होता है वो गुरु होता है, तो शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो सूर्य होता है। और क्योंकि योगी लोग कहते हैं कि जीव तत्व और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है। इस संसार में इस शरीर पर जितनी भी आपको चेतना है, आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, उनका आधार आपका जीव तत्व है। आत्मा ईश्वर सबके अंदर है, हर शरीर में ईश्वर का अंश है, लेकिन है क्या, ईश्वर का अंश है लेकिन वो निर्विकार है, सबके साथ है लेकिन वो किसी के साथ बंधन में बंधा नहीं है। बहुत कोशिश करोगे तब उसके स्वरूप को जान पाओगे, आत्म साधना के द्वारा, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा, ये अष्टांग योग के द्वारा, ये सब चीजें आपको लभ्य होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो मैं लग्नेश के बारे में बोल रहा था। लग्नेश यदि किसी की कुंडली में द्वादश भाव पर बैठा है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो जीवन है बीमार रहता है, उस व्यक्ति को परेशानी बहुत पड़ती है, उसके काम हमेशा उसके काम रुकते रहेंगे। अब आपको दूसरी दृष्टि पर ले चलते हैं, विवाह को कैसे, हमारे संस्कारों, हमारी हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें से 8वां संस्कार होता है विवाह होता है, जो जीवन की पूर्णता को बताता है। और एक लड़की के लिए, एक पुरुष के लिए, और दोनों के लिए विवाह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम पितृ ऋण से तभी मुक्त हो पाते हैं। तो विवाह के कारक ग्रहों को जन्म कुंडली में विवाह पर, वैवाहिक जीवन पर, दाम्पत्य जीवन पर, पति पत्नी के रिश्तों पर एक लंबी ऋषियों ने एक बड़ी व्याख्याएं की हैं और बड़ा गहन शोध किया है। शोध का आधार केवल ये नहीं है कि अगर आपने केवल गुण मिला लिया तो आपका सब कुछ हो गया। गुण ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुण के अलावा जब तक आपको चक्र मिलाना नहीं आएगा तब तक जीवन में नहीं उस सुख प्राप्ति हो सकती, तब तक आप किसी के जीवन को सुखी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि नक्षत्र मेलापक, भाव मेलापक और ग्रह मेलापक, इस तरह अगर आप देखेंगे तो आप सही जज कर पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठा हो, मैं बोल रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग मंगली होते हैं, उनकी पत्नी नहीं खत्म होती, नहीं मरती। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल नहीं बैठा होता और 1 साल में पत्नी खत्म हो जाती है। हमारे पास बहुत है कि मंगली के साथ मंगली की शादी करने से, अगर आपके जीवन में आपका प्रारब्ध में जोड़ा आपको अगर लिखना विधवा होना लिखा है, विधुर होना लिखा हुआ है, प्रॉमिस है, तो कहीं ना कहीं होकर रहता है। क्यों, कुछ चीजें बिल्कुल स्थिर होती हैं। तो किसी भी स्त्री के दाम्पत्य जीवन को देखना है, किसी भी स्त्री के पति पत्नी के रिश्ते को देखना है, किसी भी स्त्री के सुख को, उसका जो सुख का आधार है, उसके जीवन का जो मांगल्य है, उसके जीवन की जो श्रेष्ठता है, उसके जीवन का जो आनंद है, स्त्री होने के स्त्रीत्व का जो सामाजिक अधिकार देने वाला है, वो मंगल होता है। जिस स्त्री का मंगल जितना कमजोर होगा, उस स्त्री को अपने जीवन में उतनी ही विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, उसके जीवन में उतनी ही कमजोरी आएगी, वो जीवन में उतने ही कष्ट उठाने वाली होगी। मंगल स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य भी होता है, मंगल स्त्री का पति होता है, मंगल मंगल एक ऊर्जा होती है, मंगल ही बल का, साहस का, शक्ति का, उत्साह का कारक होता है, सेनापति होता है, देश के लिए जान दे देने वाला होता है और देश की रक्षा करने वाला होता है। लेकिन बहुत से लोगों, आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर शनि के साथ बुध बैठा होता है व्यक्ति नपुंसक होता है। बिल्कुल गलत बात होती है। मंगल ही वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को नपुंसक बना सकती है। मंगल कमजोर होगा, नपुंसक व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर होगा। मंगल कमजोर होने के बिना वो नपुंसक नहीं हो सकता। तो मंगल ही स्त्री का पति है। मंगल को अगर राहु के साथ जोड़ दो, मंगल क्या है, मंगल ही सिंदूर का कारक होता है। मांग में जो लड़की सिंदूर भरती है, सुहाग का जो प्रतीक होता है वो भी लाल कलर का होता है, उसमें भी मंगल होता है। तो हमारी नाड़ी परंपरा में, हमारे नाड़ी ऋषि परंपरा में, हम वैदिक अपनी जगह पर है, वैदिक का अपना अस्तित्व है और नाड़ी का थोड़ी अपनी एक अलग अध्ययन है। अपने भृगुनंदी नाड़ी में, अपने अगस्त्य नाड़ी में
जो अपने नाड़ी ग्रंथों में मेरे ऋषियों ने जो लिखा है उसका एक तात्विक चिंतन यह है कि मंगल उसका पति है, जिस और मंगल के द्वारा अगर पति के रिजल्ट निकालेंगे तो बिल्कुल 100% सही आएगा। पति मंगल है और रुकावट अगर मंगल के साथ राहु बैठा होगा, मंगल के साथ केतु बैठा होगा, मंगल के साथ शनि बैठा होगा, स्त्री की कुंडली में पति मिलने में बाधा आएगी, शादी विलंब से होगी 100%, रुकावट वाले ग्रह हैं। इसी तरह शुक्र के साथ केतु बैठा है, शुक्र के साथ शनि बैठा है, शुक्र के साथ राहु बैठा है, स्त्री के जीवन में विपत्ति आएगी। केतु के बारे में समझिए मेरी बात को। केतु क्या है? केतु मुक्ति का कारक होता है, प्रजापति का कारक, सृष्टि का निर्माता होता है। सृष्टि निर्माता क्यों प्रजापति का कारक माना जाता है? क्योंकि संतान उत्पत्ति में पुरुष का जो व्यक्तिगत अंग होते हैं, वो व्यक्तिगत अंग जो होता है वो केतु होता है। तो केतु को प्रजापति कारक माना जाता है। केतु धर्म का झंडा होता है, यश का प्रतीक होता है। और जो केतु का जो आधार होता है ना, केतु मन पर निवास करता है। केतु की आंख, राहु की आंखें होती हैं, राहु चालाक होता है, लेकिन केतु हमेशा दिल से काम करता है। तो केतु अध्यात्म वैराग्य के साथ साथ जो इस संसार में मुक्ति की तरफ ले जाने वाला होता है और भौतिक सुखों के प्रति उदासीन होता है। मान लो बड़ा भाई, मैं थोड़ा घुमा रहा हूं इस पूरे टॉपिक को, जो बड़े भाई का कारक शनि, छोटे भाई का कारक मंगल, या बड़े एक भाई मंगल, दूसरा भाई बुध, दोनों के बीच में केतु आ गया, भाइयों में नहीं बनेगी। सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक, दोनों के बीच में केतु आ गया, माता पिता में नहीं बनेगी। बिल्कुल देखिए जिनकी कुंडली में आता है आप मिलाइएगा। सूर्य पिता का कारक है ना, शनि पुत्र का कारक, और सूर्य और शनि के बीच में केतु आ जाएगा, पिता में नहीं बनेगी, माता पिता पुत्र में नहीं बनेगी। जहां जहां पर शुक्र पति का कारक, मंगल शुक्र पत्नी का कारक, मंगल पति का कारक, दोनों के बीच में केतु आ जाएगा, नहीं बनेगी। लड़की ने कंप्यूटर किया, लड़की ने बीएड किया, लड़की ने वो सब काम किया जिससे उसकी स्थिति बढ़ जाए। पिता 9 साल पिता के पैर के चप्पल घिस गए, लेकिन पिता शादी नहीं कर पा रहा था। बाद में पड़ोसी ने बताया कि फला जगह का शादी कर सकते हो, शादी हो गई 30वें साल में। देखिए क्या कारण है, रहस्य देखिए। इस कुंडली में 7वां भाव स्त्री का होता है, व्यापार का होता है, दशम से दशम होने के कारण कर्म के कर्म क्षेत्र का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और विदेश का होता है क्योंकि लग्न से सबसे ज्यादा दूर होता है। और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य, इस कुंडली में सूर्य है। और सूर्य यदि किसी स्त्री की कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में 7वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के साथ बैठा है, 7वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के साथ साथ 3 या 11 भाव के स्वामी के साथ बैठा है, उस व्यक्ति का जीवन विपत्तियों का घर रहेगा। उसको वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है। इस कुंडली में देखिए 7वें घर का स्वामी सूर्य है, 8वें घर का स्वामी बुध है, और 11वें घर का, आप लोग कहेंगे 11वें घर का स्वामी कौन है? गुरु है। ये नेट जा रहा है क्या? नेट चला जा रहा है क्या? जी गुरुजी, नेट जी जा रहा है? गुरुजी डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, हाँ जी, अब आ गया? जी आ गया गुरुजी। अब आया। अब आया ना? तो जिसकी बिल्कुल। कुंडली में सप्तमेश का संबंध अष्टमेश से हो जाए, समझ लीजिए उसके वैवाहिक जीवन का बाजा बच जाता है, और अर्थात वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। अगर व्यक्ति का सप्तमेश पति है, सप्तमेश का संबंध सूर्य से हो गया, पति तेजस्वी होगा। सप्तमेश का संबंध मंगल से हो गया, पति गुस्सैल होगा। सप्तमेश का संबंध बुध से हुआ, पति व्यापारी हुआ। सप्तमेश का संबंध शुक्र से हुआ, पति कैसा हुआ? पति धनी हो गया। सप्तमेश का संबंध शनि से हो गया, पति काम करने वाला हो गया, पति के जीवन में परेशानी आएगी। सप्तमेश का संबंध राहु से हो गया, पति परेशान रहेगा, उसके जीवन का स्तर निचले स्तर का रहेगा। सप्तमेश के साथ अगर केतु बैठा है, पति कैसा होगा? पति साधु अध्यात्म पुजारी प्रकृति का होगा। कितनी सरल ज्योतिष है। हमने इस पर बड़ा कार्य किया है, और हमारी जल्दी ही हमारा एक ग्रंथ आने वाला है, उस पर आप लोग देखेंगे कि हमने इस ज्योतिष को कितना सरल। अगर यहां तक मैंने जो बोला है, अगर किसी को मेरे साथ डाउट हो रहा हो तो 1-2 लोग, ज्यादा नहीं पूछेगा, नहीं क्लास डिस्टर्ब हो जाती है।
एक दो लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं जो मैंने बोला, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं आगे चलूं? जी गुरु। गुरुजी केतु के बारे में बता रहे थे गुरुजी, हाँ। तो केतु मतलब विरक्त का कारक है बता रहे थे ना गुरुजी। हम्म। तो उसके बारे में मतलब समझ में नहीं आया गुरुजी, अरे केतु के बारे में जो वैराग्य का कारक होता है, साधु संत को वैराग्य का। है। हाँ, उसमें वैराग्यता होती है और कुछ नहीं पंकज, उसमें वैराग्यता होती है। वैराग्य साधु संत, और केतु का मतलब रुकावट है। तो इस कुंडली में देखिए 7वें घर के स्वामी का संबंध 8वें घर से बना, उसके साथ एकादश भाव का स्वामी बैठा हुआ है। इस वजह से सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई कि इस लड़की को पति का सुख मिलने में परेशानी होगी। दूसरा योग हमने बताया, मंगल का संबंध केतु से बना। मंगल का संबंध केतु से बनाना, मंगल पति है, केतु रुकावट है, पति को पाने में रुकावट है, ठीक है। और पत्नी दूसरी तरफ बैठी है, पति दूसरा तरफ बैठा है, बीच में केतु बैठा है, पति पत्नी के साथ केतु आ गया, शुक्र मंगल केतु का योग बन गया ना। तो पति पत्नी में एक दीवार खड़ी हुई, एक आभासिक दीवार खड़ी हुई है जो रुकावट कर रही है। अब कभी भी सातवें घर पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, पति कलाकार होगा, पति यात्रा करने वाला होगा। सातवें घर पर राहु की दृष्टि होगी, पति मिलने में परेशानी होगी, विलंब से पति प्राप्त होगा और पति के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं होगा। 7वें घर पर केतु की दृष्टि होगी तो पति क्या होगा, पति से संबंध टूट सकता है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। और अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, पति कहना मानने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, विवेकवान होगा, किसी भी तरह परिवार की गृहस्थी को चलाने वाला होगा, आर पार लड़ाई करने वाला नहीं होगा। शुक्र की दृष्टि होगी, पति में भोग की प्रवृत्ति होगी, पति भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज्यादा लालायित रहेगा। इस तरह हम देख सकते हैं, ये दृष्टि का है। जहां से घुमाइए, ये भगवती का पराक्रम है, जब वो बोलना आती है अंदर से तो अपने आप बोलते, कहां से बोलते हैं, चलता रहता है। अब अगला आपको ले चलते हैं कि ये पहला प्रॉमिस खराब हुआ, मंगल का संबंध केतु से है। दूसरा 7वें घर के स्वामी का संबंध 8वें घर से है। तीसरा क्या है, चंद्रमा और राहु का प्रभाव है। चंद्रमा क्या है, मन, वो क्या है, भ्रम है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु होगा, मन में भ्रम रहेगा। जिनकी कुंडली में सर मंगल केतु का षड्यंत्र रहेगा। जी सर, मंगल केतु यदि 7th हाउस में लड़के की कुंडली में होगा तो क्या अपनी मीनिंग होगा? कुंडली में अप्लाई ना करिए, अपनी कुंडली में अप्लाई ना करिए, बात बदल जाएगी। क्लास चल रही है। नहीं, अपने नहीं सर, मैं तो लेडी हूँ। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, अगर जेंट्स की कुंडली में मंगल केतु होगा 7th हाउस में, अगर बैठा होगा तो भी, अगर सप्तम में मंगल बैठा है तो लग्न को देखेगा, पति क्रोधी होगा। और केतु अगर मंगल के साथ आ गया तो समझ लीजिए उसके अंदर जो वासना होगी, उस व्यक्ति में काम वासना बहुत अधिक आ जाती है और ऐसा व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, विवाह देर से होता है, उग्र प्रवृत्ति का होता है। ओके सर, ओके सर। सर मैंने सोचा मंगल लेडी का, आपने बताया ना लेडी का मांग का सिंदूर है। अच्छा एक बताइए, हर व्यक्ति जीवन में एक बार दूल्हा बनता है कि नहीं बनता? व्यक्ति वर बनता है, वधु बनता है। तो वर क्या है, मंगल है, वधु क्या है, शुक्र है। तो दूल्हे का कारक अगर देखेंगे तो मंगल से ही देखेंगे ना। ओके, तो लड़के की कुंडली में मंगल को, लड़के की कुंडली में मंगल, लड़का दूल्हा नहीं बनता क्या? लड़का दूल्हा नहीं बनता क्या? हाँ जी, तो वो मतलब दूल्हा लड़का ही होगा फिर वो। हाँ, लेकिन स्त्री की कुंडली में उसका पति है, पुरुष की कुंडली में वर है, शुक्र उसकी पत्नी है। हाँ जी, मतलब मंगल और शुक्र लेडी की कुंडली में समझ आया, लेकिन जेंट्स की कुंडली में नहीं समझ आ रहा था मुझे, इसीलिए अब आ गया ना, इसीलिए पूछा मैंने। सॉरी कुछ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। कौन बोल रही हैं? गुरुजी काम वासना मंगल केतु से होगी, मंगल राहु से होगी? राहु या केतु? नहीं, केतु ज्यादा। जी धन्यवाद। चंद्र राहु युति बता रहे थे गुरुजी। हाँ, चंद्र राहु की युति बता रहे थे ना आप। अब वो निकल गया ना, वो बीच में आ गया, वो जो वो अपने आप। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट रटी रटाई नहीं होती है, स्क्रिप्ट चलती है, चिंतन चलता है, एट वंस चलता है। गुरुजी आपने जो अभी बताया सप्तम भाव को योग एकादश भाव में चंद्र राहु युति बता रहे थे ना गुरुजी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, जो
सप्तम भाव के जो बताए कि पति ऐसा होगा या वैसा होगा, तो मान लीजिए वो पत्नी के कुंडली हो तो आपने पति का बताया, पति की कुंडली हो तो पत्नी को फिर वैसा अप्लाई करें। अब हम शुक्र के हिसाब से देखेंगे। फिर अब जब हम शुक्र को घुमाएंगे तब घूमेगा। दूसरी क्लास में आना, हम शुक्र को घुमाएंगे। अभी हम और डीप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उस स्त्री को देखने के लिए शुक्र के साथ घुमाएंगे। फिर क्लासों में जुड़े रहना, हमको फॉलो करिए। और बहुत से लोग हमको यूट्यूब में जो नहीं है तो हमारे यूट्यूब को जरूर फॉलो करिए। यूट्यूब में हमारी आगे लाइव क्लासें होंगी। अब हम भविष्य में इसके बाद यूट्यूब पर लाइव क्लासें होंगी हमारी, तो यूट्यूब में भी आप लोग जरूर हमारी वीडियो देखिए, थोड़ा हमारे प्रमोट भी करें आप लोग। वैसे हम बोलते नहीं हैं, आप लोग थोड़ा बहुत प्रमोट किया करिए। ये ज्ञान कई लोगों तक पहुंचे। इस ज्ञान पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, इस मेरे ज्ञान पर, जैसे ऋग्वेद कहता है, इस ज्ञान प्रणाम गुरुवर, मैं राजेश बोल रहा हूँ नाइजीरिया से। रिक्वेस्ट ये था कि अगर यूट्यूब पे चालू तो अब दशांशा का एक छोटा सा चैप्टर आपने दिया था, उसको फुल कर दीजिएगा गुरुजी, बहुत कृपा होगी। दशांशा पर? हाँ, आपने एक छोटी सी स्क्रिप्ट डाली थी वीडियो यूट्यूब पे, मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब ये है, आपने जो है कि उसमें प्रोफेशन के बारे में आपने बताया था कि 10वें भाव से कैसे देखना है। वीडियो था हमारे पास, बहुत अच्छा लगा। हमारे पास लगभग 210 प्रोफेशन के योग बिल्कुल कंप्लीट रखे हैं हमने जो शोध किया। लेकिन सर वो 7 या 8 मिनट का आपको हम राजेश जी, आपको हम कभी भी इतनी कठिन ज्योतिष पर नहीं ले जाएंगे कि आपको नवमांसा, दशमांसा और वहां से लेकर, हम आपको सीधा D1 से उठा करके घुमा करके पूरा रख देंगे। हाँ, वही बहुत अच्छा लगा। 7 मिनट के अंदर आपने जो समझा दिया गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो फुल कोर्स कभी करिएगा, ये हमारी आपसे प्रार्थना है सर गुरुजी। कभी भी करेंगे तो थोड़ा सा यूट्यूब में रहेगा, हाँ, या कैसे भी करेंगे अच्छा लगेगा। ठीक है। चंद्र राहु पे और प्रकाश डाले हैं गुरुजी, युति पे अलग अलग घरों में और राशि में। अभी इस पर चलते हैं ना, लड़की की कुंडली पर चलते हैं। अभी अब हो गया, अब आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस कुंडली पर देखिए, ज्योतिष का मर्म है। हमने आपको रटी रटाई बात नहीं बता रहे, लेकिन जो बताएंगे आप कहीं पर भी लगाइए, मेरे सूत्र आपको लगेंगे, बिल्कुल क्लियर मिलेंगे आपको। जो मुझे, जिन कॉन्सेप्ट पर मैं क्लियर हूं वही मैं आपको बताता हूं, जिन पर मैं क्लियर नहीं हूं वो नहीं मैं बताता। अब इस कुंडली पर ध्यान से देखेंगे। इस कुंडली पर चंद्रमा का संबंध राहु से बन गया। चंद्रमा राहु मतलब भ्रम। चंद्रमा मन है, राहु भ्रम है। ऐसे व्यक्ति के मन में भ्रम होता है। चंद्रमा मन है, राहु क्या है? विस्तार है। ऐसा व्यक्ति विस्तारवादी होता है। चंद्रमा मन है, राहु प्रेत है। ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी होता है। ऐसे व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत सही हो जाते हैं। 1 मिनट में व्यक्ति डिसीजन ले लेता है और 1 मिनट में व्यक्ति डिसीजन बदल जाता है। मतलब 1 मिनट में किसी को त्यागना है त्याग देगा, 1 मिनट में किसी को अपना लेगा। ये चंद्रमा राहु की क्वालिटी है। चंद्रमा राहु का संबंध अगर 3-11 से बन जाता है और वो सप्तम में देख लिया तो समझ लीजिए उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा को किसी भी तरह राहु के पास नहीं होना चाहिए। अगर ये आ रहा है और उसको चंद्रमा का देखिए वातावरण इस कुंडली में कितना खराब है। पहली बात तो चंद्रमा के आगे शनि बैठा है, चंद्रमा के पीछे राहु बैठा है। चंद्रमा को कहीं पर भी राहत नहीं है। ये लड़की मन से हमेशा डरी डरी, सहमी भयभीत रहेगी, है ना। अब यहां पर देखिए, इस कुंडली पर इसी वजह से, इसके बीच में नहीं, इसके बाद इसकी वजह से इसको जो विवाह में बाधा आई। विवाह में बाधा का पहला कारण मंगल पति है, केतु रुकावट है, मंगल के साथ केतु बैठा है। दूसरा कारण क्या है? 7वें घर के स्वामी का संबंध 8वें घर के साथ होता है, ठीक है। सप्तमेश कमजोर हो गया। तीसरी स्थिति क्या होती है? सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव आता है। तीसरा शनि। जितना भी अविवाहित लोगों की कुंडली देखेंगे, उनकी कुंडली पर ज्यादातर सप्तम भाव पर शनि, मैं मतलब 100% की बात नहीं ले रहा हूं, लेकिन 60 से 70% मामलों पर जो हमने अपना भृगु गुरुकुलम रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च टीम ने ये हमारे पास आता है कि शनि की सप्तम भाव पर 3-11 पर दृष्टि हो जाए, मतलब शनि की सप्तम भाव पर अगर दृष्टि हो जाती है तो कई मामलों पर वैवाहिक सुख समूल नष्ट हो जाता है। और वैवाहिक सुख की समूल नष्टता का, प्रॉमिस ना होने का देखने का जो सबसे सरल
सबसे सीधा, सबसे सटीक, बोधगम्य जो एक सूत्र है वो यह है कि शुक्र को देखिए, मंगल को देखिए और इसके अलावा सप्तमेश को देखिए, सप्तम भाव को देखिए। अगर ये चारों चीजें कमजोर हैं, इनमें कहीं पर सपोर्ट नहीं है, इन पर बैठे हुए ग्रह बलवान नहीं है, पीड़ित है, कमजोर है, शत्रु कर्तरी पाप कर्तरी में हैं और उनके आगे पीछे उसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, मतलब ग्रह का जो बल मापक सिद्धांत जो नाड़ी ज्योतिष में बताए गए हैं, उन सिद्धांतों की कसौटी पर यदि वो ग्रह कमजोर, पीड़ित, बलहीन है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में उसके पत्नी का सुख, पत्नी स्त्री के लिए उसके पति का सुख, उसका सौभाग्य, उसकी अखंडता, उसकी पूर्णता वो स्त्री प्राप्त नहीं कर पाती और पुरुष को भी स्त्री का सुख नहीं मिलता है। दोनों स्थितियां हैं। इस धराधाम में बड़ी विचित्रता है। जिसके यहाँ खाने को नहीं है उसके यहाँ 10-10 लाल खेल रहे हैं, 5-5 लाल लड़के खेल रहे हैं, और जिसके यहाँ सब कुछ है वो एक लड़के के लिए तड़प रहा है। गहनो कर्मणा गति, यही तो कर्म की गति है, यही विधाता की लेखनी है। जिसको जो जरूरत होती है, जिसको जो पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ने का, शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते जो वास्तव में, और जो पढ़ता है, जिसके पास पैसा बहुत होता है, वो बेचारा पढ़ने, उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई को लेकर के परेशान रहते हैं। मतलब 30% हटा दीजिए, लेकिन 50 से 60% मामलों में आपको मिलेगा, है ना। आपको कभी देखेंगे निम्न जो सामान्य स्तर के व्यक्ति होंगे उनके जीवन में पुत्र का अभाव जल्दी नहीं देखेंगे। गरीबी जितनी बढ़ती है, धन पुत्र सब कुछ बढ़ा रहता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ कमी देखेंगे, कहीं आप देखेंगे जो बहुत बड़ा आदमी है, बेचारे की संतान नहीं है, अडॉप्ट में किया, कुछ भी किया, दिक्कत होती। इसमें दूसरा सबसे बड़ा, इसके संतान नहीं होगी, क्योंकि संतान के लिए देखिए बुध कहाँ बैठा है, बुध अष्टम में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा। गुरुजी, हाँ गुरुजी 2 क्वेश्चन है। रुको 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 रुको, उस पर क्या है, उस पर क्या है, इसके अलावा बुध के आगे क्या है, बुध को शनि की दृष्टि भी मिली, लेकिन केतु वहां पर, मंगल केतु जो दोनों बैठे हुए हैं, वो बुध को सबसे ज्यादा नुकसान कर। मंगल क्या है, घाव है, शनि क्या है, पैर है। ऐसे लोगों के पैरों में घाव होते हैं। कितनी सरल फ्रिक्शन है। हाँ बोलो क्या पंकज, अभी तुम ज्योतिष को पूरा पढ़े नहीं हो, इसी वजह डाउट ज्यादा आ रहा है तुम्हें। जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बोलो 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 क्या है, बता देता हूँ। गुरुजी अब यहाँ पे एक डॉट है, राहु यहाँ पे 0 डिग्री का है ना गुरुजी, तो ये 10वें भाव में आएगा ना गुरुजी चलित में। जीरो तुम छोड़ दो भैया, उसकी जीरो को छोड़ दो, बैठा तो है, बैठा है कि नहीं बैठा, तो लेकिन बैठा है, लेकिन बैठा है केवल क्या है, वो भाव के गुण बदलेगा ना। राहु जीरो, राहु एक दिन में तो बदलने वाला नहीं, 1.5 साल में चलता है, इसलिए उसको 0 डिग्री पर, उसको बहुत ऐसा नहीं कि राहु पिछले भाव पे चला गया, पिछले भाव के गुण लेकर के वो आया है, चलेगा वो आगे ही। हाँ गुरुजी पढ़ाई भी अच्छी हुई ना लड़की की, लेकिन उसका पंचम में अष्टम में चला गया तो भी पढ़ाई क्यों हुई। देखिए सबसे पहली चीज व्यक्ति की शिक्षा देखनी है, व्यक्ति का एजुकेशन देखना है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर देखना है। तो कैसे देखोगे आप बताइए, क्या आप लोगों का विचार है, कैसे देखेंगे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, व्यक्ति के शैक्षिक स्तर, व्यक्ति के जीवन में कितनी शिक्षा के माध्यम से उसे सफलताएं मिलेंगी, कैसे देखेंगे। गुरु से और पंचम भाव के स्वामी से देखेंगे गुरु जी। आधा जी, ये क्या और कौन बताएगा, आकांक्षा। बुध से देखेंगे गुरु जी। गुरु जी बुध से, पंचम भाव और बुध एजुकेशन तो गुरुजी मतलब अपन पंचम भाव से बुध और गुरु का कनेक्शन भी आपस में, दूसरा भाव पंचम भाव, नवम भाव, द्वितीय भाव को भी देखेंगे। यही आप हमारे सब लोग ज्योतिषाचार्य हैं, बस कमी यहीं पर रह जाती है कि हमारे कभी किसी के, हमारा जो नीचे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। हमने ज्योतिष को एक लर्नर थ्योरी में किया है, हमने ज्योतिष शास्त्र को हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, जीवन में नहीं उतारा। भाई बुध शिक्षा है, बुध मस्तिष्क है, बुध एजुकेशन है, बुध व्यक्ति का एजुकेशन है, व्यवहार है, ठीक है, बुध व्यक्ति की शिक्षा है। अब हम पंचम भाव तो बाद में देखेंगे। देखो भाव स्थिर है, राशि स्थिर है, ग्रह गोचर, राउंड ग्रह ट्रांजिट करता है, तो ग्रह की ग्रह से बात होती है। तो मुख्य चीज क्या है, नाड़ी पर ग्रहों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, भाव भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, भाव बाद में बताएंगे, पहले ग्रह पर। बुध पर गुरु की दृष्टि होगी, जातक बहुत बुद्धिमान होगा। बुध पर गुरु शुक्र की दृष्टि होगी, व्यक्ति और ज्यादा बुद्धिमान होगा। स्वग्रही बुध के साथ केतु की शुक्र की युति होगी, जातक की बुद्धि ब्रह्मा के समान होगी। बुध पर सूर्य की दृष्टि, सूर्य गुरु होंगे, जातक में आत्मिक ज्ञान भी बहुत होगा। और शनि, अगर बुध पर शनि की दृष्टि आ जाती है, बुध पर क्या है, शनि की दृष्टि आ जाती है, तो व्यक्ति कॉमर्शियल लाइन ले लेता है, व्यापारिक दृष्टि से वो चलने लगता है। बुध पर चंद्रमा की दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति आर्टिस्ट, कलाकार बन जाता है। बुध पर शुक्र हो जाता है तो संगीताचार्य भी बन सकता है। संजीवनी का कारक होने से, केतु आने से चिकित्सक भी बन सकता है। ज्यादातर शनि का संबंध जब जब बुध से हुआ है तो या तो लोग व्यापारी हुए हैं या तो लोग शिक्षक हुए हैं। बुध गुरु से शनि का संबंध हो गया तो वैसे ही, और जितने जितने लोग शिक्षक हुए हों उनकी कुंडली में उठा करके देख लीजिएगा, मेरी बात आपको अक्षरशः सत्य सिद्ध की प्रतीति होगी। पंचम भाव से व्यक्ति की शिक्षा का स्तर, बौद्धिक स्तर, पूर्व जन्म के कर्म, इष्ट देवता सबको देखा जाता है। ठीक है, पंचम भाव का स्वामी बुध ही तो बना इसमें ना। अगर पंचम भाव का दोनों, और बुध कहां बैठ गया, अष्टम भाव पे। व्यक्ति की, लड़की की जो विद्या है, लड़की का जो दिमाग है, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, रहस्य का होता है, रिसर्च का होता है। अष्टम भाव शमशान का होता है। अष्टम भाव तुरंत सडन का भी कारक होता है। तो अष्टम भाव पर अगर शिक्षा बैठ जाती है तो व्यक्ति का मस्तिष्क रहस्यवादी होता है। व्यक्ति मनोविज्ञान का ही नहीं, परा मनोविज्ञान साधक भी बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में लोग परा मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऐसे लोग तंत्र के क्षेत्र में, ऐसे लोग चमत्कार के क्षेत्र में, माइंड रीडिंग के क्षेत्र में, मेंटलिज्म के क्षेत्र में भी काम करने वाले होते। ये स्थिति बनती है। क्लियर हुआ? पढ़ी लिखी क्यों है? बुध का संबंध शुक्र से हो रहा है। पढ़ाई में रुकावट क्यों आएगी? क्योंकि बुध के आगे मंगल बैठा हुआ है। क्लियर? कैसे बैठा है? क्योंकि उसके ट्राइन पर मंगल बैठा हुआ है। अब आप यहां पर देखिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, अब ये कुंडली, अब इसको देखिए, इसलिए इसको भाग्य बड़ा नहीं हुआ, सब कुछ होते हुए विवाह विलंब से हुआ। विवाह का प्रॉमिस, अब विवाह का प्रॉमिस लगभग इसको 30 साल में इसका विवाह हुआ। अब समझ में आया विवाह के विलंब के योग? किसी को विलंब के योगों में कोई डाउट हो? मैंने बहुत पूरी स्थिरता के साथ मैंने आपको बताया है। और बताते समय मैंने कभी नहीं, मैं कभी बताता कि स्टूडेंट को मैं उसको आधा अधूरा बताऊं, मैं भरपूर बताता हूं। क्या बोल रहे हैं आप? गुरुजी, सप्तम भाव में भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी तो भी विवाह में समस्या निर्माण हुई ना सर? सप्तम भाव पे गुरु बैठ जाएगा तो भी विवाह में कमजोरी दे देता है। दृष्टि अलग है, लेकिन एक चीज बताएं, सप्तम भाव बहुत कोमल होता है, इसलिए सप्तम भाव पर किसी भी 8-12 कमजोर होता है। आपका नेट नहीं काम कर रहा है, आपका नेट कमजोर है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो गुरुजी, बुध मंगल के टाइम में बता रहे हैं आप, मंगल के टाइम में कहाँ है बुध? और सॉरी, बुध के आगे ना शुक्र बैठा है। मंगल केतु आगे शुक्र के ट्राइन में बैठा है ना, तो बुध के अगले भाव पर ही तो मंगल केतु आ जाएंगे ट्राइन से। बिल्कुल नाड़ी के अनुसार मंगल केतु जो है ना, मंगल केतु इस ट्राइन में, शुक्र के ट्राइन में बैठा हुआ है, तो शुक्र यहां पर आ गया ना, शुक्र मंगल केतु का योग भी बन गया। 70% मंगल केतु यहां पर आ जाते हैं, तो बुध के आगे शुक्र मंगल केतु का योग देखेंगे आप। क्लियर हुआ आपको? 2-12 हो गया ना गुरुजी? हाँ जी गुरुजी। हाँ हेलो, हाँ जी गुरुजी, यहाँ पे 28 डिग्री के होने की वजह से भी बुध भी तो मतलब जा ही रहा है ना नवग्रह में। इसका देखो, फिर तुमने दूसरी चीज ले गए। 28 डिग्री का महत्व देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर बुध और चंद्रमा जितने ज्यादा नजदीक होंगे उसको उतनी ज्यादा मानसिक परेशानी होती है, उसके व्यक्ति के जीवन में उतने ज्यादा मेंटल थॉट आते हैं। और जिनके दिमाग में चिंतन बंद ना होता हो, जिनको मानसिक अशांति बनी रहती हो, उनकी कुंडली में देखना बुध और चंद्रमा बिल्कुल करीब दृष्टि में होंगे। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति की कुंडली में देखेंगे बुध चंद्रमा अक्सर डिग्री में बैठेंगे। 28 डिग्री का है, 3 डिग्री का चंद्रमा है, बहुत दूरी नहीं है दोनों में, है ना। चंद्रमा 3 डिग्री का है, बुध 28 का है। बुध भी एक तरह से अस्त होने की स्थिति 30 डिग्री में अस्त हो जाता है ना, और चंद्रमा चंद्रमा प्रारंभ है।
25 डिग्री के बाद से जो स्थिति होती है ना, 25 डिग्री के बाद अगर आप कोई भी ग्रह 25, बुध और चंद्रमा 25 डिग्री के बाद बैठे हो या 0 से 5 डिग्री के बीच में बैठे हो, अक्सर ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियां ज्यादा होती हैं। बराबर। गुरुजी मैंने एक कुंडली और रखी है, उसमें मंगल केतु भी है और 6, 8, 12 का स्वामी 7 को भी, 7वें भाव के स्वामी को भी मिल रहा है, तो उसमें भी ऐसा ही होगा? ये कुंडली में हुआ वैसा ही होगा? ऐसे ही वैसे ही होगा। ये तो योग है। कौन सी दी है आपने? मैंने ये हेलो सर जी, ये कुंडली रखी है अभी, मुझे उसमें मैचिंग नहीं आता है और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस कुंडली में। तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं केवल ये बता रहा हूँ योग की दृष्टि से। देखिए, मंगल के साथ केतु का संबंध बन रहा है ना, अगर लड़की की कुंडली है तो पति मिलने में बाधा, एक चीज। दूसरा, इसका चंद्रमा कितना कमजोर है। चंद्रमा नीच राशि का बैठा है, शुक्र उसके साथ बैठा है, शुक्र चंद्र है ना, ध्यान से देखिए, शुक्र चंद्रमा का स्त्री श्रापित है ये शुक्र चंद्र। राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर हो रहा है, मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है। अष्टमेश देखिए, अष्टमेश कहाँ है इसका, अष्टमेश की दृष्टि देखिए कहां पर बैठा है अष्टमेश, 10वें घर में, 10वें घर में गुरु बैठा है, 10वें भाव में परिवर्तन योग में है, गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग है। हाँ हाँ। अब सोचो कि कितनी खराब स्थिति है। ये लड़की अगर लड़की की कुंडली है तो ये घर से भागकर शादी करेगी और परंपरा से अलग हटकर शादी करेगी। वही लोग ज्यादा भागते हैं जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, ये श्योर है। परिवर्तन है, हो जाएगी। समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो? गुरुजी इसको समझ पा रही हूँ, मतलब शुक्र उच्च का है बोल के बोले गुरुजी, ऐसा नहीं भाई, उच्च का होने का क्या मतलब है? उच्च का अष्टम भाव में उच्च का है तो क्या करेगा? शुक्र उच्च का, गुरु स्वगुरु, शुक्र स्वगुरु। अगर लड़की की कुंडली है तो, लड़की की कुंडली है ना, गुरु और शुक्र में परिवर्तन है कि नहीं है? लड़की गुरु आके अष्टम भाव में आ जाता है और अष्टम स्त्री जाकर के बुध शनि के पास फंस जाती है। लड़की को तो दो पुरुष ऑलरेडी मिल गए ना। गुरु का संबंध स्त्री के साथ हमेशा, अगर शुक्र पर गुरु की स्थिति बन जाती है तो व्यभिचार योग दे देती है। शनि का देखिए, शुक्र पर राहु का प्रभाव आ जाए और शुक्र पर शनि बुध चंद्र का प्रभाव आ जाए तो ये समझ लीजिए कि स्त्री परंपरा से हट करके काम करेगी और भाग करके शादी करने के योग बन जाती है। यदि उस पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो व्यभिचारिणी भी हो जाएगी। यहां पर ये चारों योग बन रहा है तुम्हें। शुक्र जब परिवर्तन से जाएगा तो बुध और शनि के साथ गया, चंद्रमा की उसकी दृष्टि आई कि नहीं आई, और गुरु से 50% गुरु का इफेक्ट है। यही इसका सबसे बड़ा चार्म, भाई इस कुंडली का सबसे बड़ा गलती यही है, परंपरा से हट करके शादी करेगी। ये परिवर्तन कब होगा? जब गुरु पर तो बात आई है क्या, ये लड़की की बात आई है तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसी लड़की से तो नहीं करनी चाहिए ना। तुमको बता दिया, तुमको बता तो दिया, मैंने पूरे गुणधर्म बता दिया, बात सही है। करना ना करना है तुम्हारा, ये देखो तुम्हारा पर्सनल निर्णय है, लेकिन हमने तुमको बता दिया इसमें ये गुण है। लड़की के साथ लड़की कभी भी इसके जीवन में जब परिवर्तन होगा तो कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसकी वजह से दिक्कत होगी। ठीक है। हेलो। हाँ और सर जी, इसका पति का सुख भी नहीं है ना, मंगल निराली, अब नहीं, बस हो गया। ओके, अगला बोलिए। सर जी। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये कैसे पता करेंगे कि आप जैसे बोल रहे हो कि शादी में देर है, इसमें कुंडली में शादी देर से हो रही है, तो होगी कि नहीं होगी, मतलब ये कैसे पता चले? देर से होगी मतलब देर तो किसी संबंध अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस बताए ना कि शुक्र मंगल सप्तमेश और सप्तम भाव ये चारों कमजोर है तो शादी का प्रॉमिस नहीं है। ये तो मैं पहले भाभी पूरा वीडियो आपने सुना नहीं क्या? प्रॉमिस मैंने बताया। मैं कह रहा हूँ, नहीं आप कह रहे हैं ना कि शादी होगी, बाद में हुई शादी करके, ऐसा कैसे? मतलब क्या मैंने कहा? आपने बताया ना कि अभी इसकी शादी होगी करके, ऐसा? हाँ, अभी किसकी? इस लड़की की देर से शादी का प्रॉमिस मैंने बताया कि मंगल के साथ, मंगल या शुक्र के साथ शनि राहु केतु का प्रभाव है तो शादी विलंब से होगी। ये क्लियर सूत्र है। ठीक, जितना ज्यादा प्रभाव होगा उतना देर होगा। अच्छा,
तो वही पूछ रहा हूँ, वो कैसे समझेंगे कि कितना कितना? अब ये अब कैसा है कि अब देखिए कि पहले राउंड में अब वहां पर गोचर थ्योरी लगाएंगे ना, आपको गोचर हमने क्लास में पढ़ाया है। अब यहाँ पर पूरा गोचर कैसे आपको बताएं कि गुरु का संबंध, वो गोचर से आप ट्रांजिट लगाइए वहां पर, किस साल में ट्रांजिट का प्रॉमिस जाता है। हाँ भाई, अमूमन शनि का राहु केतु से, राहु केतु का प्रभाव यदि सप्तम भाव पर आ जाता है और मंगल केतु के साथ है और शनि की भी दृष्टि है, तो 30 उसके आसपास 28-30 के बाद ही होती है, शादी का योग हो जाता है जी। क्लियर हुआ हमारा ये विश्लेषण आपको? क्यों हितेश, पूर्व जन्म में चलें इसके? जी 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 गुरुजी। जी सर। जी गुरुजी। लेके चलें? चलो तुमको भृगु संहिता फिर लेके चलते हैं। चलिए भाई, शुक्र को पीछे लेके चलिए। शुक्र का संबंध जब पीछे लाते हैं तो किससे बन रहा है? शुक्र को पीछे लाए, शुक्र का संबंध सूर्य, गुरु और बुध से बन रहा है ना। गुरु और सूर्य क्या होता है? लोकप्रियता का प्रतीक होता है। इस स्त्री को बहुत लोकप्रियता थी अपने उस पूर्व जन्म में। क्या हुआ कि लेकिन शुक्र जब यहां पर आता है तो उसका कई स्त्रियों के साथ, कई पुरुषों के साथ रिलेशन होता है, अर्थात बहुत बुद्धिमान थी, व्यापार कुशल थी। और ये विदेश में जो शनि यहां पर है, इसने विदेश के पुरुष के साथ किसी तरह का, शनि क्या है, द्वादश भाव में बैठा है ना विदेश, और शनि देखो वक्री होकर के चंद्रमा राहु का गुण ले रहा है। चंद्रमा प्रेम का कारक है, राहु परंपरा से हटने का कारक है। शनि ने अर्थात चंद्रमा राहु के गुण ले लिए और गुण लेकर के वो किसके पास आ रहा है? शुक्र जी को पीछे लाते हैं तो शुक्र शनि के ठीक सामने आ जाता है। अर्थात ये स्त्री ने अपने भोग विलास को लेकर के, अपने जीवन के शारीरिक सुखों के प्रति अत्यधिक उत्सुकता के कारण, वासना के कारण, लोभ के कारण इसने क्या किया? किसी के साथ छल किया। उस छल के कारण इसके इस जीवन में पति के सुख, इसका पति क्या हुआ? मंगल कहाँ है? इसका मुख्य पति जो है मंगल, स्त्री का पति, वो केतु के साथ फंसा हुआ है, वो स्त्री तक पहुंच नहीं पा रहा है। और स्त्री का यहाँ रिलेशन सूर्य गुरु के साथ साथ शनि से भी हो जाता है। तो ये शनि, सबसे ज्यादा शनि ने इसको इफेक्ट किया, क्योंकि शनि चंद्र राहु दोनों बैठे हैं और लग्नेश भी है। तो किसी यवन से या किसी अन्य धर्म के विजातीय पुरुष से संपर्क में रही और अपने पति का इसने सम्मान नहीं दिया। इस जन्म में इसको पति मिलने में परेशानी रहेगी और स्त्री भी, और क्या होगा, और पति के साथ कभी भी पटरी नहीं खाएगी। दोनों आधे घंटे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि मंगल और शुक्र के साथ केतु का प्रभाव है। ये तो क्लियर हुआ। ये है पूर्व जन्म की इसकी स्थिति। कैसे ठीक होगा? तो सूर्य क्या है? अब ये सबसे बड़ा दोष क्या है? क्योंकि और उसने किया क्या? और दूसरा देखिए, उसकी एक जो संतान होगी, पंचम भाव संतान का कारक है, और संतान की स्थिति क्या होती है? संतान जाकर के अष्टम में आ जाती है। अर्थात इसने संतान और गर्भ का कारक जो होता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। तो अर्थात इसने गर्भ का नाश करने के लिए कुछ अन्य औषधियों का, विषाक्त पदार्थों का इसने सेवन किया होगा, जिसका श्राप इस जन्म में लगा। एक क्या है? ज्योतिष एक सिद्धांत, जो नाड़ी ज्योतिष के जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय निकलता है। क्लियर हुआ सबको? किसी को यहाँ पे डाउट हो तो बताइए। अद्भुत अद्भुत गुरुजी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक कैसे होगी? ठीक कैसे गुरुजी? ये हम मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है। सबसे बड़ा योग शनि चंद्र राहु का योग का आ रहा है ना। तो शनि शिव है, चंद्रमा के साथ चंद्रमा पार्वती है, राहु सर्प है। अर्थात यहाँ पर अगर देवी की बात करेंगे तो यहाँ पर भगवती काली की उपासना करने से, भगवती काली की आराधना करने से, भगवती काली का पूजन करने से इसके जीवन में
स्थिरता आएगी, इसको मानसिक शांति मिलेगी। भगवान शिव का दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करने से इसके जीवन की दरिद्रता मिटेगी। अगर मंगल के साथ ही केतु है, पूरे जीवन काल में प्रज्ञावर्धनम स्तोत्र का पाठ करेगी तो पति से भी सामंजस्य ठीक हो जाएगा। और केतु क्या है, बिना हड्डी का लंबा होता है, और बुध यहाँ पर अस्त अवस्था में है, तो गणपति का पूजन भी उसके लिए लाभदायक रहेगा। ये है, ऐसे फलादेश निकालना चाहिए। बहुत अच्छा समझाया गुरुजी, बहुत अच्छा समझाया। ये इसका पूर्व जन्म। मजा आई? जबरदस्त गुरुजी, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बहुत उच्च स्तरीय, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अद्भुत अद्भुत गुरुजी। सुपर गुरुजी, सुपर, बहुत ही बढ़िया। हमें की तरह अद्भुत है गुरुजी। खो जाते हैं हम लोग, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। दूसरी दुनिया में चले गए थे गुरुजी आपकी। नहीं, आप ऐसा नहीं, देखिए हम पढ़ाते हैं सब ठीक है, बट आप लोग ये देखिए कि हमारे अंदर ना ऐसा नहीं कि उस आपको पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय स्तर का ज्ञान से उसको जीवन में उतारिए। आप लोगों से भी कहते हैं आप जीवन में उतारिए, सोचिए बैठे बैठे कि कैसे क्या, इसको चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। इसको चिंतन करेंगे तो बिल्कुल एक एक चीजें आपको क्लियर आती चली जाएंगी। ठीक है, अब फिर एक नेक्स्ट क्लास। सर आपकी क्लासेस देख करके मेरे को नाड़ी से प्यार होता जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये माता भगवती आपका नाड़ी का बहुत अच्छा लग रहा है, नाड़ी का सुन के आपकी। अभ्यास है ये। अभी हमारा ग्रंथ आएगा तो इसको और आपको लेके अभ्यास है हमारा ये। जी मैं आपकी क्लासेस बहुत देखती हूँ, यूट्यूब पे बहुत देखते रहती हूँ। नाड़ी के ऊपर पूरी पुस्तक लिख रहे हैं गुरुजी। हाँ पुस्तक लिख रहे हैं। अभी हमें नाड़ी पर हमारी एक क्लास चलने वाली है, जिसको कुंडली विश्लेषण, केवल कुंडली विश्लेषण सीखना हो, हमारी अभी क्लास होगी कुंडली विश्लेषण केवल। मतलब नाड़ी पर हमको इसको कुंडली पर सीधा प्रैक्टिकल इनको करना, जो हमारे मजे हुए स्टूडेंट हैं, जो पढ़ चुके हैं, और जिन्हें कुंडली देख करके जिनका दिमाग सन्न हो जाता है ना, सन्न का मतलब बंद हो जाता है, कुंडली देखने के बाद उनका दिमाग में ब्लॉक हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, उन लोगों के लिए भी अभी हमारा हम लोगों के जैसे जैसे हम लोग हैं। सर मेरा होता है, मैं रमेश भाई, सर मेरा होता है, मैं तुम हो जाता हूँ। इसलिए भी हमारी कुंडली व्याख्या की क्लासें होने वाली हैं। आप लोग जल्दी लिंक आएगी, जो लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो सर अगर हमको कुंडली नहीं, अगर हमको देखने नहीं आएगी कब आएगी? एक्चुअली क्या है, हम आपको शुरू से सूर्य मंगल गुरु नहीं पढ़ाएंगे, हमारा वो सुपर एडवांस लेवल है। सुपर एडवांस लेवल आपके सामने कुंडली होगी, कुंडली पर हमारी व्याख्या होगी, आपका चिंतन होगा, उसके बाद क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, विवाह कब हुआ, कब होगा, बहुत बढ़िया, पति कैसा होगा, पति के दाम्पत्य जीवन में तलाक होगा, तलाक की 10 कुंडलियां, पति के विवाह की 10 कुंडलियां, जॉब की 10 कुंडलियां, पागलपन की 5 कुंडलियां, बिल्कुल पूरा। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब से शुरू हो रही है सर क्लासेस ये? अब जल्दी शुरू आएंगी, टाइम आएगा, जल्दी शुरू करेंगे जी। हमारे क्लासों में पैसे से ज्यादा श्रद्धा महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रति आदर श्रद्धा रहेगी तो बहुत कुछ सीख लेंगे। पैसा चाहे जितना दे दो, पैसे में तृप्ति नहीं होती है, और पैसे के लिए वो तो दिखाई दे रहा है, पैसे के लिए मैं ज्ञान नहीं देता। अभी मैंने 1 घंटा बोला है, और 1 घंटे में मैंने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा है। मैंने ये समझता हूँ इस ज्ञान पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, इस ज्ञान पर वो तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके लिए तो हम आपको सशक्त नमन करते हैं, हम आपको सशक्त नमन करते हैं। मैं जितने भी योग बताए, इतने में आदमी 4 दिन घुमाएगा और कहेगा आधा सुनाएगा, आधा भग जाएगा, कहेगा इकट्ठा सिखा दूंगा तो कुछ नहीं। और मैंने झोली भर के दिया होगा, लेकिन उस ईश्वर की कृपा से मेरा हर बार उससे ज्यादा मेरा भर जाता है। आज मैं जो बोल रहा हूँ, और उसके बाद फिर जब मेरी कभी विवाह पर क्लास होगी, ये क्लास बिल्कुल रखिएगा और देखिएगा, इससे भी सुपर एडवांस लेवल पर मैं चला जाऊंगा अपने आप। ये उसकी कृपा है, आप जितने हाथ देते हो उससे ज्यादा वो दे देता है। जी सर, जी सर। और जितना आपने जो बचा सकता है वो वहीं पर रह जाता है, वहीं पर रह जाता है। इसलिए, और हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया है कि आय का कुछ हिस्सा साधु संतों के लिए, अतिथि के लिए, अभ्यागत के लिए, वृक्षों के लिए, मतलब सबके लिए है ना। तो उसी तरह हमारे
सबसे बड़ी पूंजी क्या है? ज्ञान की। और हमारे पास कुछ नहीं है। लोग 50 लोग कितने अंगूठी पहनेंगे, हम कुछ नहीं हमारे पास। हमें कोई रत्न पहनेंगे, लोग टोकते हैं गुरुजी आप रत्न नहीं पहनते। भैया हमारे पास हम अरे आप तो ज्ञान का आवरण पूरा पहन रखे हैं, आपको अंगूठी की क्या जरूरत भैया है? संत आदमी हमारे पास ये कुछ नहीं है कि हम कोई वही हमारे कह पास रहे हैं आता ना। भी है तो भैया हम कहते हैं कि भैया अगर ज्यादा शौक है तो बताओ, तो बता दे, नहीं तो ये जीवन का वही असली बता रहे हैं, नहीं। आप पूरा ज्ञान का भंडार आवरण पूरा पहन रखे हैं ज्ञान का, आपको अंगूठी की क्या जरूरत है? मतलब एक ज्ञान के जब उस स्तर पर आप पहुंचेंगे, उस लेवल पर, तब आपको अंतःकरण से एक सत्यता, एक स्थिति ये आती है। राजेश जी आप देखिए नाइजीरिया से बड़े बड़े योगों में आप बड़े बड़े योत्साचार्यों से आपने क्लास ली है, लेकिन मैं जिस दिन आपको कुंडली देखने के बाद, ब्लाइंड कुंडली देखने के बाद अंदर से एक संतुष्टि आ जाए कि ना इसके साथ ये होगा, कॉन्फिडेंस आ जाए, उस दिन समझ लीजिए कि इस साधना का पहला पढ़ाव आपने पूरा कर लिया। मैंने 35,000 कुंडली का मैंने शोध किया है अपने जीवन काल में। मैंने 15 सालों में 35,000 कुंडली पर शोध किया है। मेरे सामने से आप लोग निकालिए, जो मेरे स्टूडेंट है मेरे सामने से, कहीं से भी वो बोलते हैं, मैं घमंड ज्ञान का नहीं, मुझे इसका घमंड नहीं, लेकिन इस ज्ञान का मुझे गौरव है, क्योंकि मेरे घमंड नहीं है। आप चाहते हैं कि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो जो है इतने लायक अच्छे बच्चे बन जाएं, लोगों के कल्याण करें, जन कल्याण की भावना तो वो चीज लगती है। इसको केवल शुद्ध हाथों में जाए और जाए कम से कम, शुद्ध हाथों में ये जाएगा तो लोगों को कल्याण करेगा। जी जी जी, ये चीज मैंने अनुभव किया गुरुजी, क्या अनुभव किया मैंने, अनुभव किया इस चीज को जीते बराबर। और जिसने एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ऐसा भी होगा ना कि हम जितने शिष्य आपके, हम सबकी कुंडली में कोई एक कॉमन तो योग होगा ही, तो आप जैसे गुरु हमको मिले। जी 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 जी, वो कौन सा योग होगा, हो सकता है? होगा वो केतु का, वो एक रामचरितमानस में चौपाई है ना, अमृत गुरुजी, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? अमृत योग गुरुजी, केतु का संबंध कुंडली पर होगा गुरु से। जब तक गुरु से केतु का संबंध नहीं होगा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी मेरे है, गुरुजी मेरे है, मेरा गुरु और केतु का ट्राइन का संबंध है। हाँ, जब और तक केतु गुरु के भाव में बैठे हैं, नहीं हो सकते। मेरे स्तर का ज्ञान वही पा सकता है जिसकी कुंडली में गुरु केतु होगा। गुरु केतु पास में है, बिल्कुल सर, मेरी कुंडली में है, मेरी कुंडली में है, लगभग जो की कुंडली में है, होगा मेरे में भी नहीं गुरुजी सभी का होगा यहाँ पे, क्योंकि छुट्टी भी मिल गई, मेरी ड्यूटी चल रही है, छुट्टी भी मिल गई आज। बहुत मैं पिछले मंगलवार से कोशिश कर रहा था कि क्लास नहीं कर पा रहा, और मैं छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, जो कि मेरे यहाँ तो अभी 3 बजे हैं, दिन के 4 बजे हैं, और मैंने एक थोड़ा सा कोशिश की।